नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे, प्रतिशत को हमने समझा था, प्रतिशत क्या टॉपिक है उसके बारे में हमने जाना, प्रतिशत के प्रश्न कैसे आते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं वो चीज़ें हमने देखी। और प्रश्नोत्तरी जो हमारी क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको हम देख रहे थे और धीरे धीरे नए तरीक़ों को हम सीख रहे हैं। नए जो हमारे तरीके हैं प्रश्न का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उन सभी तरीक़ों का हमने समाधान देखा है। इसी के चलते अब हम नेक्स्ट जो भी हमारे प्रश्न होंगे उनको हम देखेंगे। और अभी मैंने बोर्ड पर 2 प्रश्न लिखे हैं, क्वेश्चंस आपको अगर आ रहे हैं तो आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं आ रहे हैं इनके उत्तर तो मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूँ। देखिए, रविवार को दुकान की आय 5000 है, सोमवार को आय में 15% की वृद्धि हो गई, तो सोमवार की आय क्या है। कोई दुकान है, कोई व्यक्ति है जो दुकान करता है, अगर उस व्यक्ति को रविवार के दिन 5000 रुपये की जो आय होती है, मतलब इनकम जो 5000 रुपये की एक दिन का उसने सामान बेचा है या 5000 की उसने सेल की है, तो 5000 की उसके पास इनकम हुई है, 5000 रुपये उसके पास रकम आए हैं रविवार को। और सोमवार को 15% की उस 5000 की 15% की वृद्धि हो गई है सोमवार को। तो इस प्रश्न का आंसर हमें बताना है कि सोमवार को आय कितनी है, सोमवार की जो इनकम है, मंडे की जो इनकम है वो कितनी है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले रविवार की आय का पता होना ज़रूरी है, जो हमें पता है। इसके बाद में प्रतिशत पूछा है कि 15% वृद्धि हो जाती है, सोमवार की आय बतानी है, तो सबसे पहले हमें प्रतिशत भी आना ज़रूरी है, जो हमें आता है। प्रतिशत निकालना हमने सीखा था। देखिए, रविवार को दुकान की आय 5000 है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन में कहूँ कि रविवार की आय कितनी है, तो वो है 5000। ठीक है, रविवार की आय 5000 है, तो सोमवार को आय में 15% की वृद्धि हो गई। 15% की वृद्धि किस में हुई, रविवार की आय में, क्योंकि सोमवार के दिन हुई रविवार की आय में, तो 5000 की 15% एक्स्ट्रा उसको सोमवार को इनकम हुई। तो 5000, या तो आप इस तरह निकाल लो इसको कि 5000 गुणा 15% निकाल लो और इसमें 5000 और जोड़ दो, मतलब 5000 तो हुई और 15% अधिक और हुई, तो ये हमारा वो आ जाएगा। या आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हो कि डायरेक्टली, क्योंकि हमने एक पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था कि 5000 मान लीजिए कोई संख्या है, उसका स्वयं में वो अपने आप में 100% होती है और उसमें जितनी भी वृद्धि करते हैं वो 100 से अधिक हो जाती है। तो वही चीज़ है कि 100%, 5000 खुद अपने आप में 100% है, 100% है, तो इसमें 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा ना, वृद्धि करने पर टोटल 115। तो ये सोमवार की आय हो जाएगी ना, सोमवार की आय 115% हो गई ना। तो 5000 का अगर आप 115% निकालोगे तो सोमवार की आय आ जाएगी 5000 का मतलब गुणा 115%, हटाएंगे 100 लगाएंगे नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी। ठीक है, अब 115 को आप 50 से गुणा करो। अब देखिए 5 5 5 25 और 5 एकम 5 7, 5 एकम 5 और 0 और है, तो 5750 रुपये सोमवार की आय है। सोमवार की आय कितनी है, 5750 रुपये। रविवार की आय 5000 है, तो उसमें 15% की वृद्धि, मतलब 115 हो गया हमारा। तो इसमें क्या हुआ कि 115% की हमने वृद्धि कर दी। रविवार की इस वाले तरीके से अगर आप देखना चाहो तो देखिए, रविवार की आय 5000 है, 5000 में 5000 का 15% कितना हुआ, उसको हमने 5000 में जोड़ दिया। अगर आप इस तरह करना चाहो तो ठीक है, नहीं अगर 5000 आप कॉमन लोगे, देखिए पहले अगर आप डायरेक्ट अगर प्रतिशत हटाओगे 100 लगाओगे, ठीक है, 00 से ये काटोगे, 15 को 5 से गुणा करोगे, फिर उसमें 5000 जोड़ोगे, तो आप कॉमन लेके कर सकते हो। नॉर्मल तरीका है कि 5000 को आप कॉमन लेंगे, बचा कितना 15%, और इधर कितना बचा 1। ठीक है, हम कॉमन लेते हैं गुणा वाली संख्या को, इधर कुछ नहीं होता गुणा में, तो हम 1 मानते हैं, इसलिए यहाँ 1 बचा। 5000 को और 5000 दोनों सेम हैं, इसलिए हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर।
एक क्वेश्चन किया था हमने पीछे, उसमें भी देखा था इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा बचा। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा कि 5000, तो ऐसे कैसे रह जाएगा, प्रतिशत हटाओगे तो कितना, या तो इसको प्रतिशत हटा के कर लो, या तो इसका प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा कर लो, या इसको भी प्रतिशत में बना दो। तो इसको प्रतिशत में बनाना आसान है, गुणा 100 करोगे तो 100% हो जाएगा। और एक वैसे भी अपने आप में 100% होता है। हमने तीसरा पॉइंट देखा था स्टार्टिंग में, तो 5000 गुणा ये 100% है, ये 15% है, 115% हो जाएगा ना दोनों। अब वही चीज़ आ गई, 5000 का 115% निकालो, 5750 रुपये आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 का भाग दे दिया जाए तो गलत उत्तर सही उत्तर का कितना % होता है। देखिए, कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या 0 से ऊपर वाली सभी संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं। कोई भी अगर अपनी धनात्मक संख्याएं हैं जिनका हम 0 से ऊपर की संख्याएं को गिनते हैं, धनात्मक संख्याएं कहलाती है। और 1 2 3 0 के नीचे वाली संख्याएं ऋणात्मक कहलाती है। अब प्रश्न में क्या करा है कि कोई धनात्मक संख्या है, उसमें आपको 5 से गुणा करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब कोई बेचारा मेरा जैसा हुआ तो उसने क्या किया कि 5 का भाग दे दिया, उसमें 5 से गुणा करने के बजाय, तो उसने 5 का भाग दे दिया और गलत हो गया उसका उत्तर। ठीक है, गलत उत्तर निकाल दिया उसने। तो वो गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है, अब देखिए कितना अंतर हो गया गलत और सही में, हमें ये बताना है। ठीक है, प्रतिशत में तुलना करनी है हमें, प्रतिशत का हमें बताना है इसमें। तो ये देखना है आपको कि एक धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग दे दिया। अब मान लीजिए वो धनात्मक संख्या a है, वो धनात्मक संख्या हमने a मान लिया। उसको करना क्या था, धनात्मक संख्या को 5 से गुणा करना था, तो 5a हो जाती कि नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन मैंने कर क्या दिया कि उसको 5 से भाग दे दिया, a/5 कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया गलत उत्तर, ये हो गया गलत उत्तर, और ये हो गया सही उत्तर, ये हो गया सही उत्तर। अब गलत उत्तर सही उत्तर का कितना है, जो चीज़ जिसका प्रतिशत पूछे वो ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना करनी है 5a से तुलना करनी है, 5a को नीचे रखेंगे और a/5 को ऊपर रखेंगे और 5a को नीचे रखेंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं होता, उसको 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि आप इसका, मैं आपको ये बताता हूँ थोड़ा और डिटेल में, कि अगर a/5 है और बटे का मतलब क्या है, भाग है, तो 5a/1 कर सकता हूँ ना, और इधर गुणा में 100 है ही। ठीक है, अब भाग के चिन्ह को अगर आप बदलना चाहते हो, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल सकते हैं। और भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये जो दाएं वाली संख्या होती है, चिन्ह के जस्ट दाएं वाली संख्या होती है, उसको हम पलट देते हैं, तो चिन्ह भाग का केस में हो जाता है, गुणा में हो जाता है। ये गुणा में हो गया, 1/5 है, हमें ऊपर नीचे इसको पलटना होता है भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए। अब a से a कट गया कि नहीं कट गया। ठीक है, गुणा में 100 था ही, और 5 नीचे गुणा होके 25 हो जाते हैं। या फिर आप डायरेक्टली काट लो, 5 से 20 बार और फिर 5 से 4 बार। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 4% आंसर। हाँ, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आया समझ में, उतार लें इसको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के हैं, उनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बताइए। तो बताइए, सबसे पहले तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होता क्या है। देखिए, जो पास होते हैं उनको उत्तीर्ण बोलते हैं, जो फेल होते हैं उनको अनुत्तीर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रश्न में उत्तीर्ण का तो दे रखा है अपने को कितने उत्तीर्ण हुए, लेकिन अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या ही पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले 900 लड़कियां हैं, उनकी 40% लड़कियां पास हो गई। ठीक है, और 50% लड़के पास हो गए। तो जो फेल हुए हैं उनकी हमें संख्या बतानी है। अब उनमें से देखिए, एक कक्षा में 900 लड़कियां हैं, टोटल कितने हैं, 2000 है स्टूडेंट, टोटल 2000 स्टूडेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट अब देखिए इसमें कि 900 अगर लड़कियां हैं हमारे पास, उनमें से 40% अगर पास हो गई, तो फेल कितने प्रतिशत हुई, 100 में से 40% लड़कियां अगर पास हो गई है, तो उनमें से फेल होने वाली की संख्या कितनी हो गई, 60% हो गई ना। अगर लड़कियों की संख्या फेल होने वालों की 60% है,
तो अगर मैं इसका 60% निकाल लूँ, 900 का 60/100 निकाल लूँ, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई और ये 540 क्या आ गई, लड़कियों की फेल होने की संख्या। ये फेल हुई लड़कियाँ, ये हमारा 540 इनकी संख्या आ गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फेल हुए लड़कों की संख्या का, फेल हुए लड़के इनमें से क्या है कि 1100 लड़के हैं, उनका 50% निकाल लीजिए। 50% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए, 100 में से 50% लड़के पास हो गए तो 100 में से 50% लड़के फेल भी हो गए, क्योंकि 50 घटाएंगे 100 में से 50 बचेंगे, तो 1100 का 50% निकालोगे तो फेल हुए लड़के आ जाएंगे ना। 1100 का 50 कैसे निकालोगे, का मतलब गुणा और 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 पंजे 55, 550 लड़के। अब प्रश्न में क्या पूछा है, क्या फेल हुई लड़कियां पूछा है, क्या फेल हुए लड़के पूछा है, नहीं। पूछा क्या है, कुल अनुत्तीर्ण यानी कि कुल फेल हुए लड़कों की संख्या बताओ। कुल फेल हुए विद्यार्थी कितने हैं, और कुल फेल हुए विद्यार्थी कितने हुए भाई, 540 इधर हो गए, 550 इधर हो गए, टोटल कितने हो गए, 500 500 1090 हो गए ना। अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे, विद्यार्थी कुल फेल हुए हैं। ठीक है, 540 लड़कियां फेल हुई थी, 550 लड़के फेल हुए थे, और कुल विद्यार्थी जो फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, उनकी संख्या हो गई हमारे पास 1090 विद्यार्थी फेल हो गए। ये प्रश्न समझ में आया, बड़ा सिंपल था, लेकिन इसी लेवल के प्रश्न रीट में पूछते हैं, इससे ज़्यादा कठिन भी नहीं पूछते, तो इससे ज़्यादा सिंपल भी नहीं पूछते हैं। इस लेवल के प्रश्न अगर आपको रीट में आपको आते हैं तो आप रीट में पूरे में से पूरे प्रतिशत का एक नंबर भी आप नहीं छोड़ोगे। प्रतिशत से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, लाभ हानि के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, प्रतिशत अगर आपको समझ में आती है तो आप लाभ हानि इजीली कर सकते हो, प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। इसलिए इन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं और बढ़िया लेवल के हैं, अच्छे प्रश्नोत्तरी है, तो इसे उतार लीजिए। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप को बोलते हैं, छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं, 20% लड़के तथा 30% लड़कियां हैं, छात्रवृत्ति लेते हैं, और छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थियों का, जिसमें लड़कियां भी आती है लड़के भी आते हैं, उनका प्रतिशत हमें बताना है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं लड़कों को बी लिखूं और लड़कियों को मैं ए लिखूं, कोई दिक्कत है? वो अगर लड़कों को मैं बी लिख देता हूं, चलो लड़कियों को ए नहीं जी लिखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाएगा। अभी मैं बोलूं कि लड़के तो बी हैं और लड़कियां जी हैं, बी मतलब बॉय, जी मतलब गर्ल, और दोनों का अनुपात क्या है, 3:2। ये कौन सा अनुपात है? ये छात्रवृत्ति लेने वाला अनुपात है, छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप लेने वालों का अनुपात है, लेने वालों का अनुपात है। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, न लेने वालों की विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत, कितने प्रतिशत विद्यार्थी स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, और हमें अनुपात में क्या दिया है कि 3:2। अब मुझे बताइए कि 20 इनमें से, ये तो कुल विद्यार्थियों की है, सॉरी लेने ना लेने वालों की नहीं है, ये कुल विद्यार्थियों का अनुपात है, ये कुल विद्यार्थियों का अनुपात है। लेने वालों का तो प्रतिशत में दिया है, कुल विद्यार्थियों का अनुपात दिया है ये। ठीक है, 3:2 में। अब मुझे बताइए, इनमें से 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं, इसका जो ये अनुपात है, ये संख्या है कुछ, तो इसका 20% लड़के तो क्या लेते हैं, छात्रवृत्ति, और 30% लड़कियां इसका क्या लेती है, छात्रवृत्ति। ठीक है, तो अभी मैं अगर चाहूँ तो इन दोनों को दोनों तरफ 100 से गुणा कर सकता हूँ ना। अब मैंने गुणा क्यों किया, इसको समझो कि 3:2 का मतलब क्या होता है, 3:2 का मतलब होता है 3/2।
अब मैं ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लूँ, ऊपर भी ठीक है, नीचे भी मैं 100 से गुणा कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा 300/200, ठीक है। कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप फिर से 2 0 से 2 0 काटोगे 3/2 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हमने दोनों तरफ किया है, ये कट के वापस 3/2 आ जाएगा। तो अगर हमने गुणा कर लिया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुणा किया क्यों है, इसलिए किया है क्योंकि 3 और 2 में हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन पॉइंट में दशमलव में आएंगे, इसलिए हमें 100 से गुणा किया ताकि हमें कैलकुलेशन प्रतिशत निकालने में आसानी हो। तो हमने दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया। ये लड़कों की संख्या 300 हो गई मान लो, और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 200, ठीक है। अब 300 का 20% लड़के तो क्या लेते हैं, छात्रवृत्ति, और 200 की 30% लड़कियां क्या लेती है, छात्रवृत्ति, ठीक है। अब अगर हमें पूछा है संख्या किसकी, हमें संख्या पूछी है कुल विद्यार्थी ऐसे जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, कुल ऐसे विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, ठीक है। अब उन विद्यार्थियों की संख्या अगर हमें पूछा है तो उन विद्यार्थियों की संख्या को हम देखेंगे कि 20% लड़के अगर छात्रवृत्ति लेते हैं 300 के, तो 300 के 80% लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेंगे, प्लस अगर 200 की लड़कियों की संख्या 200 की 30% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं लेती है, 200 की 30%, तो 70% छात्रवृत्ति नहीं लेंगी। अगर 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है तो नहीं लेने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70%। ये समझ में आ गया। दोनों को जोड़ देंगे, कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 300 का 80% का मतलब गुणा 80/100 कर देंगे, प्रतिशत को हटाते टाइम पे, प्लस में 200 है, अगर का के की को हटाएंगे तो गुणा लगाएंगे 70/100 कर देंगे, प्रतिशत को हटा के, ठीक है। 2 0 से 2 0 गया, और फिर 2 0 से 2 0 गया। अब 3 8 24, 240, ठीक है, प्लस, और इसको आप गुणा करोगे 7 दूनी 14, 140, 240 और 140 कितने होते हैं, 380 होते हैं कि नहीं होते। सी विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, ठीक है, छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। एक मेज, ये समझ में आ गया कि लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ था, 100 से हमने गुणा किया ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए, क्योंकि हमने क्या किया कि 300% पूछा है, सॉरी 380 नहीं आएगा इसमें, प्रतिशत पूछा है, तो हमें कुल विद्यार्थियों का कुल 500 थे, एक नहीं थे, 300 और 200 कितने होते हैं 500, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी हुई थी, हमें अनुपात दिया हुआ था, हमने तो 100 से गुणा किया था। ये विद्यार्थियों की संख्या नहीं है, ये अनुपात वाला ही है, ठीक है। तो 380 अगर छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, कितने में से, 500 में से, और प्रतिशत निकालना है, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। अब 5 का भाग इसमें 2, 5 7 35, 3 5 31, 76% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, 76% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। क्या किया हमने, 3:2 में दिया था, 100 से गुणा किया, ठीक है। 300 और 200 आया हमारे पास, 300 का 80% छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, तो 80% 240 हमने निकाला, 200 के 70% छात्रवृत्ति नहीं लेती है गर्ल्स, तो हमने 140 संख्या निकाली। 380 टोटल विद्यार्थी है इस अनुपात के अनुसार, ये वास्तविक संख्या नहीं है विद्यार्थियों की, ये अनुपात के अनुसार संख्या है, वास्तविक नहीं है, हमने माना है। अगर वास्तविक संख्या पूछे तो ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको माना है 100 से गुणा करके, हमें पता नहीं है, लेकिन हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, इसलिए हमने मान लिया है 100 से गुणा करके, क्योंकि हमें अनुपात दिया हुआ था। प्रतिशत अनुपात से भी निकाला जाता है या प्रतिशत संख्याओं से भी निकाल लिया जाता है। तो 380 टोटल विद्यार्थियों के अनुपात के अनुसार 500 थे, और 380 थे, हमने 500 के तुलना की, 100 से गुणा किया, 76% विद्यार्थियों की संख्या आई। एक मेज तथा कुर्सी का मूल्य 430 रुपये। अगले प्रश्न को देखिए, यदि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक है तो मेज का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले देखिए, कोई मेज है, मेज मतलब M, और कोई कुर्सी है, और कुर्सी मतलब K, ठीक है, चेयर, कुर्सी मतलब K, ये इन दोनों का मूल्य अगर आप देखोगे तो वो 430 रुपये हैं। इसके बाद में वो बोल क्या रहा है कि मेज का मूल्य, जो टेबल है उसका मूल्य 15% अधिक होगा, ही बड़ी चीज़ है, तो 15% मेज का मूल्य अधिक है इसके मूल्य से। तो अगर इसका 100 रुपये होगा तो इसका कितना होगा, 115 होगा कि नहीं होगा।
इसका अगर 100 रुपये होगा तो इसका 115 होगा ना, क्योंकि हमने क्या देखा कि 100% से 15% अधिक है। अगर मेज़ का मूल्य 100% है तो कुर्सी का मूल्य कुर्सी का मूल्य 100% है तो मेज़ का मूल्य 115 होगा कि नहीं होगा। तो मेज़ का मूल्य बताओ। अब इसका मतलब 115 का मान पूछा है और हमारे पास कितना है, देखिए अगर मैं इसका 100% मानूँ मूल्य तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 115%। ठीक है, ये हमें दिया है। अब हमारा 115 और 100 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या दिया है, क्या आएगा 215। ये प्रतिशत में है 215%। ठीक है, लेकिन अब वही तरीका जो हमने सीखा था पहले, कौन सा वाला, जिसके 80% प्रश्नों को हम सोल्व कर सकते हैं गणित के, अंक गणित की, कि 215 का मान किसके बराबर है, 215 का मान किसके बराबर है, 215 का मान है 430 के बराबर, 430 के बराबर है। ठीक है, तो एक का मान किसके बराबर होगा, एक का मान किसके बराबर होगा 430/215। ये तरीका अगर आपने पहले क्लासेस ली होगी तो आपको आया होगा। पूछा किसका मान है, मेज़ का मूल्य, तो मेज़ का कितना है 115%, तो 115 का मान कितना होगा 430/215 गुणा 115। ठीक है, 5 से काटोगे, 5 चौका 20 और 5 × 3 = 15। इसको 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 23। ठीक है, अब ये 43 से 43 कट जाएगा 10 बार और 10 को 23 से गुणा करोगे 230 आपके आंसर आ गया। 230 रुपये मेज़ का मूल्य है। मतलब जो मेज़ हमारे पड़ी वो 230 रुपये की पड़ी। ये समझ में आया, क्योंकि हमने क्या किया कि इसने प्रश्न में क्या कहा कि कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक है किसका मूल्य, मेज़ का। मतलब कुर्सी का मूल्य अगर 100 रुपये है तो मेज़ का ऑटोमेटिक 115 हो गया ना, क्योंकि 15% अधिक है कुर्सी के मूल्य से। तो हमने क्या किया कि प्रतिशत में ही हमने मान लिया कि अगर कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है तो मेज़ का 115 हो गया ना, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 215% होगा ना। लेकिन वास्तविक प्रश्न में दोनों का कुल मूल्य कितना दिया 430, और 215 हमने प्रतिशत में माना है और 430, तो 215 के बराबर कितना हो गया 430। ठीक है, ये हमने कल पिछले वीडियो में, पिछले में ये चीज़ें सीखी थी हमने कि 215 का मान 430 है, फिर एक का मान क्या होगा 430/215 और 115 का मान क्या होगा। 115 का क्यों निकाला, क्योंकि प्रश्न में किसका मूल्य पूछा है, मेज़, और मेज़ हमने क्या मानी है प्रतिशत में 115, तो 115 का मूल्य ये हो गया। 115 का निकालने के लिए हमें 115 से गुणा करना होता है और ये हमारा 230 रुपये मेज़ का मूल्य आ गया। ठीक है, ये प्रश्न आपके प्रतिशत के जितने भी रीट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सभी तरीकों को हमने सीखा है। सभी तरीके के प्रश्नों को हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी किया है, और प्रतिशत के इतने लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा। हमने प्रतिशत क्यों किए, क्योंकि हमें लाभ हानि में इजी होगा। लाभ हानि को हम प्रतिशत सीखे बिना नहीं सोल्व कर सकते। अब अगला टॉपिक हमारा लाभ हानि होगा। प्रतिशत का टॉपिक आज हमारा समाप्त हुआ है और प्रतिशत का टॉपिक कोई नहीं होगा। कई स्टूडेंट मैंने देखा कि ये बोल रहे हैं कि लेवल काफ़ी कमज़ोर है, हम लेवल काफ़ी धीरे कम लेवल के प्रश्नों को कर रहे हैं, लेवल अच्छा करो। तो लेवल अच्छा तो करेंगे, मुझे ये बताइए रीट में लेवल बहुत कम पूछा जाता है। देखिए कैसा लेवल पूछा जाता है आपको बताऊं मैं। एक क्वेश्चन आया था, जो लेवल अच्छा कर रहे हैं जिनके लिए अच्छा है लेवल, ठीक है, और जो लेवल कम बता रहे हैं उनके लिए रीट में कैसे प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन आया रीट में, आपको मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन का। वो बताना जो लेवल ज़्यादा बता रहे हैं उनके लिए, कि जो क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि 9 का मान होगा, 9 का मान क्या है। ठीक है, रीट में आया था अभी 2021 में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में क्या दिया था, ये देखो 9 का मान यह 9 का मान बताइए इनमें से। ये प्रश्न था, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 संख्याएं सभी की 9 है, लेकिन वाकई की संख्या कौन सी है, वाकई की है, अगर आपको इनकी नॉलेज है तो। इतना सिंपल अगर प्रश्न
पूछा जाता है तो लेवल कम ही है रीट का। 2021 में हमने देखा था कि इतना सिंपल प्रश्न हमें पूछता है, और प्रतिशत के हमने तो काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न किए हैं। अगर आपने इन लेवल के प्रश्नों को समझ लिया है ना, तो आप देखिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, सही बता। और इसके बाद में अब हम लाभ हानि पढ़ेंगे। लाभ हानि के जितने भी तरीके के प्रश्न आपको रीट में पूछेगा, जितने भी कठिन सिंपल जितने भी होगा, जीरो से हम उठाएंगे और लास्ट तक लेके चलेंगे। हमारा प्रतिशत आज समाप्त हो चुका है पूरी 6 क्लासों के बाद, और काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा है, काफ़ी अच्छा समय व्यतीत हुआ है, और ये अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही प्रतिशत के कई सारे क्वेश्चंस आप कमेंट में डाल सकते हो किसी की कोई समस्या हो तो, और ऐसे ही कई सारे प्रश्नों की सूची की आप वो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं प्रतिशत के। लाभ हानि को ध्यान से पढ़ना, अगली क्लास लाभ हानि की होगी, और अगली क्लास से हम लाभ हानि स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।